हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 6। यूनिट 6 में आप इकोनॉमी पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की और भारत की, है ना। उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, मैंने डिटेल में करवाया है। साथ ही साथ एमसीक्यूज के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीजें आपको रिवाइज भी कराई हैं। ये हमारा 6वां लेक्चर है। इसके पहले हम 5 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, वो जाकर भी आप जरूर देखें। मेरा हमेशा का ये मोटिव रहता है कि आपको आसान भी क्वेश्चन मिले, जिससे अगर इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आपसे बने, साथ ही साथ आपको एक लेवल टफ क्वेश्चन भी मिले जिससे आपसे टफ क्वेश्चन भी आसानी से बन जाए। और मैं साथ ही साथ में आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाती चलती हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। हर एक स्टूडेंट को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। साथ ही साथ मैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करती जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य आपको फैक्ट रटाना नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना है जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 2000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है। सारे आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे मेन पेपर में आपसे बहुत अच्छे तरीके से जो इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस है, जो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपको ब्राह्मी एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बैच चल रहा है। मेंस में मैंने एथिक्स वाला पोर्शन उठाया है जो कि बिल्कुल नया ऐड हुआ है। जितने भी पोर्शन नए ऐड हुए हैं वो पहले मैंने करवाए हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में करवाया है, जिससे आप मेंस में अच्छे से लिख पाए। प्रीलिम्स में एक डिटेल कोर्स है, एक आपका टेस्ट सीरीज भी है, एक क्रैश कोर्स भी है। डिटेल कोर्स में हम बहुत अच्छे तरीके से, मतलब डिटेल और क्रैश में ट्रिक से माध्यम से तो मैं सब में ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन डिटेल वाले में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे। हम लाइव आकर एक एक चीज याद करेंगे, मैं आपको अपने तरीके से याद भी करवाऊंगी। तो आप जाके एप्लीकेशन जरूर चेक करें। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस 6261759209 इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ब्राह्मी एकेडमी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगी, जितनी भी सारी पीडीएफ है वहां पे एक साथ में अपलोड कर दूंगी, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहले, इसके पहले के जितने भी लेक्चर हैं स्टूडेंट्स को काफी पसंद आए हैं, आपको आज का लेक्चर भी बहुत पसंद आएगा, मुझे पता है ये चीज। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथी संगति, उन्हें शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के लिए असत्य है? Which of the following statement is false for मध्य प्रदेश to promote industrial sector? अब हमें क्या करना है, आर्थिक जितना भी आपका पोर्शन है इकोनॉमी वाला, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अलग अलग हमें सेक्टर्स पढ़ने हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। फिर आपको पता है उसमें भी स्पेसिफिक बता रखा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, उसके अलावा अलग अलग जो आपके प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, टर्शरी, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, अधोसंरचना हो गई, सारी चीजें। तो यहाँ पे उससे ही रिलेटेड मैंने एक एक सेक्टर पकड़ा है और क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन आराम से पढ़िए। आप यहाँ देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन मिक्स भी है, करंट की कुछ चीजों के साथ मिक्स भी किए गए हैं, तो आपको आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। इंदौर को स्टार्टअप सिटी घोषित किया गया, हमें क्या करना है, कौन सा कथन मध्य प्रदेश के लिए असत्य है? हमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है, तो हमने क्या किया, स्टार्टअप सिटी घोषित किया इंदौर को, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2024 इंदौर में आयोजित किया गया था, इसके बारे में देखते हैं। सभी जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद नीति लागू की गई, ये भी आपको पता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पॉलिसी इंप्लीमेंटेड फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट। पीथमपुर को ग्रीनफील्ड एसईजेड की स्थापना, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एसईजेड इन पीथमपुर। तो एसईजेड मतलब आपका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसकी स्थापना की गई है ग्रीनफील्ड पीथमपुर में। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन आपका असत्य है। देखिए, आप अगर सोचेंगे पीथमपुर वाला कि ये है कि नहीं है, उससे पहले आप इजी वाले क्वेश्चंस पे जाइए, इजी वाले ऑप्शन पे कौन सा गलत हो सकता है। तो आप देखेंगे 2024 का जो इन्वेस्टर समिट है, ये हमने कई बार पढ़ा है कि जैसे ही हमारे नए सीएम जी आए, उन्होंने कहा किया, अपने यहाँ उज्जैन में इस बार रखाया था। ठीक है, तो रखा था उज्जैन में 2024 का इन्वेस्टर समिट, मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2024, याद रखिएगा। इसके पहले क्या आप इंदौर पढ़ेंगे, भोपाल पढ़ेंगे, 24 वाला जो है याद रखिएगा, 24 वाला अभी जो ताजा ताजा आपका इन्वेस्टर समिट हुआ था, वो हुआ था आपके उज्जैन में, महाकाल नगरी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका असत्य हो गया। फिर सत्य कथन बताना है, टेल द ट्रू स्टेटमेंट। 2011-12 की तुलना में 2020 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हुआ है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज डिक्रीज्ड इन 2020 एज कंपेयर टू 2011-12। मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है आपको, क्योंकि परसेंटेज जो है
जब देगा या पूछेगा तो ऑलमोस्ट मतलब आपका सही रखता है वो ऑप्शन, है ना। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रखता कि आपको फैक्ट याद कराए एमपीपीएससी, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। उसके अलावा ये फोकस करता है मेन चीजें पे कि आपको बेसिक पता हो। 2020-21 में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर लगभग 18% रही है। द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश बीन अराउंड 18% इन 2020-21। सत्य कथन बताना है तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्राथमिक सेक्टर है आप देख रहे होंगे, हमें 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। उसके अलावा हम मतलब लगातार ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे कृषि विकास दर जो है वो 18% है। अच्छा, आप देखेंगे मैं बार बार आपको बताती हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, मेरी बात पे विश्वास मत करिए। क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपके 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड रहते हैं, जो मतलब आपको पता होगा कि यार इतना है, मतलब इतना ही होना चाहिए। जैसे 1-2 बार पूछा गया है कि ग्रोथ रेट कितनी % है ना, तो परसेंट पूछा गया है एग्जैक्ट, लेकिन ज्यादातर आपसे बेसिक चीजें पूछी जाती है। सेम वैसे ही मैंने क्वेश्चन रखे हैं, यहाँ पे 18% आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो चीज बताई गई है कि 2011-12 की तुलना में 2020 में जो है आपका जो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र मतलब आपका कृषि वाला सेक्टर, कृषि और उससे संबंधित सेक्टर जो है उसका योगदान कम हुआ है। तो ये आपका गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि कृषि का योगदान जो है, हम जो किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब देखिए आप समझेंगे कैसे, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो कैसे समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा कोई अगर चीज ग्रो कर रही है वो है एग्रीकल्चर, कृषि। लगातार हम कृषि के लिए अलग अलग चीजें ला रहे हैं, कृषि के से संबंधित हम उद्योग भी बना रहे हैं, जैसे आपका फूड जो सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कृषि जो है उसका जो अपना जीडीपी है या स्टेट जीडीपी है, उसमें जो भी परसेंटेज था पहले वो क्या हो गया है, धीरे धीरे इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे आपका पहला गलत है। सत्य कथन बताना है तो ये हो गया केवल 2। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीकल्चर का जो है परसेंटेज बढ़ा है हमारे इसमें मध्य प्रदेश के जीडीपी में, जीवीए में, और यहाँ पे जो विकास दर है वो लगभग कितनी है, 18% है। ये याद रखिएगा, मतलब कृषि की 18% है हमारे यहाँ वृद्धि। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि कृषि कर्मण अवार्ड है, उसके अलावा हम बहुत सारी चीजों में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इससे भी आप सोच सकते हैं कि ग्रोथ भी अच्छी होगी, साथ ही साथ हम 2011-12 की तुलना में अब तो आगे ही निकल चुके होंगे। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड एस्टेब्लिश? यहाँ पे कौशल विकास की बात की गई है, यहाँ पे हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, है ना। कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड कब एस्टेब्लिश किया गया? तो याद रखिएगा, एस्टेब्लिश तो ये 2004 में किया गया था। ठीक है, 4 का हम बनाते हैं, 4 का बनाते हैं यार। जितने भी आपके यार दोस्त हैं सबको बोला गया कि आप कौशल विकास और रोजगार बोर्ड में पंजीयन कराएं, जाके मिलें उनसे, है ना। लेकिन इसका जो नाम है 2018 में चेंज कर दिया गया। मतलब ये जो आपका नाम है राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण, ये 2018 में रखा गया। इसके पहले 2004 में जब इसका नाम था, ये आपका रोजगार निर्माण था, इसका रोजगार निर्माण बोर्ड। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ रोजगार पे फोकस कर रहे थे कि रोजगार निर्माण करें, इसलिए रोजगार निर्माण बोर्ड नाम रखा था। अब हम फोकस कर रहे हैं कौशल विकास पे कि भाई स्किल डेवलपमेंट तो करें तब तो रोजगार बनेगा। तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी हमने ऐड कर दिया और ये नाम हमने 2018 में चेंज किया। लेकिन अगर बोले एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था उस बोर्ड का, तो 2004 में हुआ था। ठीक है, 4 का आप यार बनाएंगे, तो हमने सब यारों को बोल दिया कि चलो कौशल विकास वाला जो बोर्ड बना है उसमें चल के रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ठीक है, कौशल विकास के लिए हमने यारों को बोल दिया। फिर आता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया हुआ है। आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है तो मध्य प्रदेश हो सकता है, तो ये गलत है ना। ये आपका कर्नाटक है, सबसे पहले कर्नाटक ने किया, ये दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे लागू करने वाला, जैसे ही नीति बनाई गई थी शुरू में कि हम नीति बनाएंगे, तो सबसे पहले कर्नाटक ने बोला था कि हम लागू करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू किया था कर्नाटक में, मध्य प्रदेश आपका 2nd नंबर पे है। ठीक है,
ये याद रखिएगा। ग्राउंड लेवल पे अगर कोई सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाला है तो वो है आपका उत्तराखंड। इतनी सारी चीजें नहीं पूछेगा, बस ये याद आप रखिएगा कि जो आपका मध्य प्रदेश है वो सेकंड नंबर पे है शिक्षा नीति लागू करने में। वैसे आप देखेंगे कोई नई चीज आती है तो मध्य प्रदेश सबसे पहले इंप्लीमेंट करता है, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन रखा कि थोड़ा डाउट क्रिएट करेगा। इसमें मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है और कर्नाटक आपका पहले नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मध्य प्रदेश डज नॉट रैंक फर्स्ट? आपको भी पता है बहुत सारी चीजों में पहले रैंक पे है, तो किसमें नहीं है? प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी, प्रथम अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विद्यालय, फर्स्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्कूल, फिर उसके बाद प्रथम वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला, फर्स्ट टू इंप्लीमेंट वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी, दूसरा प्रथम निर्यात पॉलिसी बनाने वाला, फर्स्ट टू क्रिएट एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब देखिए आपको अगर एग्जैक्टली नहीं पता, सारी चीजें नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा होगा, तो आपका ध्यान थोड़ा सा जाना चाहिए किस पे, इस आपके एक्सपोर्ट पॉलिसी पे, कि मान लीजिए हम किसी और चीज में प्रथम हो चाहे ना हो, लेकिन एक्सपोर्ट पॉलिसी में प्रथम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके जहाँ कोस्टल वाले राज्य हैं जहां पे एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, तो एक्सपोर्ट आपको भी पता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम एक्सटर्नल एक्सपोर्ट की बात करें तो निर्यात पॉलिसी कोई और राज्य जरूर बना लेगा। मध्य प्रदेश निर्यात से ज्यादा पहले फोकस करेगा किस पे? और सारी चीजों पे, है ना, एग्रीकल्चर पे, आपके स्वास्थ्य पे और रोजगार पे, इन सारी चीजों पे करेगा। तो याद रखिएगा पहला जो है ये प्रथम किसमें नहीं है? निर्यात पॉलिसी बनाने में ये प्रथम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कोस्ट नहीं है, है ना, समुद्र का तट तो है नहीं कि हम निर्यात पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसलिए हमसे पहले भी कोई ना कोई राज्य बना चुका होगा जो कोस्ट के किनारे होगा, जो निर्यात बहुत ज्यादा करता होगा। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली नहीं पता फिर भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है प्रथम निर्यात पॉलिसी में। उसके अलावा वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू की गई। उसके अलावा बौद्ध आपका जो विद्यालय है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके अलावा आपको पता है कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स था, उसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके अलावा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला, MBBS में हिंदी लाने वाला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है ना। तो वो सारी चीजें आप याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपके इकोनॉमी वाले पोर्शन में, क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं, अपना डेवलपमेंट ही दिखा रहे हैं ना इन सारी चीजों से, तो उसमें काम आएगा। फिर मानव संसाधन के विकास के लिए मध्य प्रदेश में किए गए प्रयास, एफर्ट मेड इन मध्य प्रदेश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी है कि नहीं, है ना, कहीं मैंने खेला तो नहीं किया है कुछ। उसके अलावा स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला पहला राज्य, ये तो मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल में पढ़ाने वाला हमारा पहला राज्य है। ह्यूमन रिसोर्स हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में प्राथमिक कक्षाओं की शैक्षिक उपलब्धि में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला, तो फर्स्ट पोजीशन इन द एंटायर कंट्री इन एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी क्लासेस इन नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। सत्य कथन बताना है। ऑप्शन आप देखेंगे एक दो करके है। सत्य कथन मतलब उपरोक्त सभी भी हो सकते हैं या कोई दो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अगर थोड़ा भी डाउट रहा होगा तो आज क्लियर करिए। इंदिरा गांधी जो आपका ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे? ये आपको मिलेगी अनूपपुर अमरकंटक में, है ना। ये तो आपको पता ही है कि अमरकंटक में है आपकी यूनिवर्सिटी, वो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दूसरा आता है आर्टिफिशियल, ये तो बिल्कुल सही हो गया। तीसरा जो है कि प्राथमिक कक्षाओं में शैक्षिक उपलब्धि में प्रथम स्थान है, तो ये आपका गलत है। याद रखिएगा अभी हम शिक्षा में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, शिक्षा में अभी हम पीछे हैं, तो प्रथम स्थान आने के चांसेस तो बहुत ही कम है। आपको पता है केरल हो गया, मिजोरम हो गया, और जो आपके बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बहुत अच्छा एजुकेशन में कर रहे हैं, तो प्रथम आने के चांसेस तो बहुत कम है ना। आप इससे भी सोच सकते हैं कि शिक्षा में प्रथम आने के चांसेस कम है, क्योंकि और जो शिक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, केरल हो गया, मिजोरम हो गया, जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं, तो वो सीधी बात है हमसे कहीं आगे निकलेंगी, तो हम प्रथम तो नहीं आएंगे। तो सत्य कथन आपका हो गया 1 और 2। ठीक है,
यहाँ पे हर एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी आता है, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा तुक्का भी मारने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिएगा कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। हर एक तुक्के के पीछे भी आप लॉजिक लगाइए कि आपने वही आंसर क्यों मतलब फाइनली सिलेक्ट किया। अगर आप रैंडमली कर देंगे कि एबीसीडी मतलब कोई भी कहावत टाइप की पढ़ते हैं और फिर उसके बाद भगवान जी का नाम लेके आपने लगा दिया, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। कम से कम आपको ये पता रहे कि आप तुक्का भी लगा रहे हैं तो किसी एक लॉजिक से लगा रहे हैं, यही क्यों। जैसे मान लीजिए मैंने ये बताया आपका, अगर आपको शिक्षा वाला भी आप लगा रहे हैं तो फिर सोचिए कि शिक्षा में तो अभी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। वैसे मुझे पता है जब बहुत ज्यादा टेंशन रहती है तो ये दिमाग काम ही नहीं करता कि जो नहीं आ रहा वो बिल्कुल नहीं आ रहा, उसके लिए ब्लैंक ही रहते हैं, फिर लगता है कुछ भी गोला भरो, है ना, निगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। चीफ मिनिस्टर स्किल एनहांसमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2017। इसका लक्ष्य युवाओं को प्रशिक्षित और स्वावलंबित बनाना था। द गोल वाज टू मेक द यूथ ट्रेंड एंड सेल्फ रिलायंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना स्टार्ट की है। ठीक है, याद रखिएगा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना चीफ मिनिस्टर स्किल इनहैंसमेंट स्कीम है। कब आई थी? 2017 में। ये आपका बिल्कुल सही है, प्रशिक्षण के लिए और स्वावलंबन के लिए आई थी, ये भी सही है। कौशल की बात करेंगे तो क्या देंगे? प्रशिक्षण ही देंगे, जिससे वो क्या बने? स्वावलंबित बने, सेल्फ रिलायंट बने। सत्य कथन हो गया आपका 1 और 2 दोनों। याद कैसे कर सकते हैं? 2017 का हम हमेशा बनाते हैं खतरा। जब सीएम को पता चला, मध्य प्रदेश के जो सीएम थे शिवराज जी, उनको जब लगा कि बहुत ज्यादा खतरा आ गया है किसके ऊपर? हमारे युवाओं के ऊपर, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कौशल संवर्धन योजना लेकर आए। अच्छा, कौशल के साथ संवर्धन भी है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो कौशल संवर्धन योजना लेकर आए जब खतरा लगा, बहुत ज्यादा खतरा लगा युवाओं के रोजगार के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना 2017 प्रशिक्षण और स्वावलंबन के लिए। ठीक है, फिर संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना सागर में की गई है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन सागर। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय संयुक्त प्रमाणीकरण का प्रावधान भी किया गया है। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल ज्वाइंट सर्टिफिकेशन। आपको बताना है यहाँ पे सत्य कथन ट्रू ऑप्शन। तो सबसे पहला तो याद रखिएगा जो आपका ग्लोबल स्किल पार्क है जो कि भोपाल में एस्टैब्लिश किया गया, उसका नाम क्या है? संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप संत शिरोमणि रविदास जी से कंफ्यूज ना कर पाए कि कहीं जो सागर में एस्टैब्लिश कर रहे हैं कहीं वो तो नहीं है, है ना। तो याद रखिएगा ग्लोबल स्किल पार्क जो है भोपाल वाला है ना, सागर में नहीं है, जो आपका ये भोपाल वाला है, भोपाल वाला, वो उसका जो नाम है वो अब हो गया है संत शिरोमणि रविदास। ठीक है, तो रविदास जी के नाम पे हमने उसका नाम रख दिया है। और आपको भी पता है अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण मतलब यहाँ पे हमने सिंगापुर की मदद से इसको एस्टैब्लिश किया है। और हमने इंटरनेशनल संयुक्त प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन, ज्वाइंट सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था की है। काफी बड़े लेवल पे लगभग 10,000 बच्चों को यहाँ ट्रेन किया जाएगा और अलग अलग मतलब यहाँ पे सारी चीजें जो हैं वो भी काफी डेवलप तरीके से रहेंगी, वर्कशॉप वगैरह। और यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो रहेगा वो भी इंटरनेशनल ज्वाइंट सर्टिफिकेशन रहेगा। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल 2। पहला तो आपका गलत ही हो गया, सागर में नहीं है, ये आपका भोपाल वाला ग्लोबल स्किल पार्क। ठीक है, सिंगापुर की मदद से बनाया गया। फिर सुपोषण अभियान 2019 में शुरू किया गया था। सुपोषण अभियान वाज लॉन्च्ड इन 2019। इसका मुख्य उद्देश्य महिला और बच्चों को कुपोषण को कम करना था, महिला और बच्चों में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस malnutrition अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। सुपोषण से वैसे समझ में तो यही आता है कि हम पोषण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका जो मुख्य उद्देश्य था, हम जो उद्देश्य की बात कर रहे हैं, ये महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से हटाना नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य था आंगनवाड़ी, जो आपकी कुपोषित आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी को कुपोषण से हटाना है ना, कुपोषण। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी को अडॉप्ट करने की बात आ रही थी, अडॉप्ट करना। आपने देखा होगा एक टाइम पे कि रीवा की जो है आंगनवाड़ी अडॉप्ट कर ली गई थी, करंट में चल रहा था न्यूज। तो ये कुपोषण आपका जो आपका सुपोषण अभियान है वो किस लिए था कि आप आंगनवाड़ी अडॉप्ट करिए, आंगनवाड़ी को अडॉप्ट करके वहां कुपोषण वगैरह को कम करने में मदद करिए। ठीक है, असत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल 2। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये था आंगनवाड़ी अडॉप्टेशन के ऊपर आपका सुपोषण अभियान। अच्छा, वहां पे हम कुपोषण को ही कम करने के लिए अडॉप्ट करवा रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य था वो था
अडॉप्टेशन ऑफ आंगनवाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, नॉट करेक्टली मैच। फिर आस्था अभियान जो है कुछ टीबी मलेरिया रोगों का उपचार से रिलेटेड है, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी टीबी मलेरिया डिजीज। लालिमा अभियान बालिकाओं और महिलाओं में एनीमिया से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एनीमिया इन गर्ल्स एंड वुमेन। दस्तक अभियान बाल मृत्यु दर को कम करना, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। और मुस्कान अभियान महिलाओं को रोजगार के लिए ऋण प्रदान करना। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप मतलब आपको नहीं पता है और आप सोच रहे हैं कि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने स्वास्थ्य की बात की, अचानक से हमने रोजगार की बात कर ली। मुस्कान अभियान को देखकर लग नहीं रहा कि यहाँ पे हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मुस्कान मतलब या तो स्वास्थ्य जो है उसको अच्छा करके मुस्कान दे सकते हैं, या किसी और तरीके से मुस्कान देंगे, एम्पावर करके मुस्कान देंगे। ये रोजगार देके मुस्कान का थोड़ा मैच नहीं कर रहा, तो आप इससे भी तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, और आपका ये बिल्कुल सही है, मुस्कान अभियान जो है रोजगार से संबंधित नहीं है, ये महिलाओं को जागरूक करने से है। महिलाओं के फेस में मुस्कान कब आएगी? जब वो जागरूक होंगी, जब वो ज्यादा से ज्यादा एम्पावर होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा हम यहाँ पे मुस्कान अभियान कर रहे हैं महिलाओं को जागरूक करने से रिलेटेड, ठीक है, उनको सम्मान देने से रिलेटेड। दस्तक अभियान आपने बहुत देखा होगा, बाल चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है उसको हमें कम करना है। ठीक है, तो दस्तक घर में सबके दस्तक दे के हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम कर रहे हैं। लालिमा से वर्ड से ही समझ में आ रहा है, लालिमा कुछ मतलब लिपस्टिक, लाल लिपस्टिक की बात कर रहे हैं हम, लाली लगाना, लाली लिपस्टिक। तो लालिमा जो है किससे रिलेटेड है? लाली लिपस्टिक मतलब आपका खून से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। खून मतलब आपका खून की कमी, तो आपका हो गया एनीमिया। खून की कमी ज्यादातर किसमें होती है? आपकी महिलाओं और बालिकाओं में। ठीक है, तो उनको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एनीमिया से लड़ने के लिए ये आपका अभियान चलाया गया था। ठीक है, आस्था अभियान, हमें आस्था है कि आप टीबी, कुष्ठ रोग, मलेरिया इन सब से सुधार होगा। ठीक है, तो आस्था, हम कुष्ठ रोग, मलेरिया, टीबी इन सबसे सुधार करवाएंगे। दस्तक देके सबके घर में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर कम करेंगे। लाली लिपस्टिक की बात करेंगे तो एनीमिया को कम करेंगे महिलाओं में, बालिकाओं में। मुस्कान जो है, मुस्कान अभियान है हमारा महिलाओं को जागरूक करने से रिलेटेड। ठीक है, ये आप वैसे भी अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे ना तो बड़े पोस्टर आते हैं बीच बीच में लालिमा अभियान के, दस्तक अभियान के, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अभियान है गवर्नमेंट के। फिर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2007 में लागू किया गया था। द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2007। फिर मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग की स्थापना 2016 में की गई थी। मध्य प्रदेश माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन 2016। याद रखिएगा, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, एमएसएमई पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार बहुत ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। तो एमएसएमई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपका एक्ट था, अधिनियम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, ये जो एमएसएमई के हम डेवलपमेंट के लिए एक्ट लेकर आए थे, ये 2006 में था, ना कि 7 में। ठीक है, 6 में लेकर आए थे, 2006 में। तो 2006 में लाए थे हम एमएसएमई के लिए एक एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल लेवल पे एक्ट आया था एमएसएमई के लिए 2006 में। मध्य प्रदेश ने क्या किया है? मध्य प्रदेश ने यहाँ पे एक विभाग की, डिपार्टमेंट की स्थापना करी है। कब करी है? 2016 में। ये बिल्कुल आपका सही है, मध्य प्रदेश ने डिपार्टमेंट, एमएसएमई डिपार्टमेंट की स्थापना करी 2016 में, डेवलपमेंट करने के लिए एमएसएमई को। ठीक है, तो ये आपका सत्य कथन हो गया यहाँ पे केवल 2। ठीक है, तो याद रखिएगा, ईयर याद करिएगा, 6 में ये है, 10 साल बाद 16 में हम डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट 6 में ही एक्ट पास कर देता है, 16 में जाके हम एक डिपार्टमेंट बनाते हैं एमएसएमई के लिए। और आपका एमएसएमई जो है एक टॉपिक ऐड है सिलेबस में, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमएसएमई का जो आपका क्राइटेरिया था, सूक्ष्म में कौन आएगा, फिर उसमें मध्यम में कौन आएगा, कितने तक के टर्नओवर वाले आएंगे, वो भी हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो वो भी आप जरूर देखिएगा। नीति आयोग सतत विकास रिपोर्ट लक्ष्य 7, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में मध्य प्रदेश का क्या प्रदर्शन रहा? What was the Madhya Pradesh performance in Goal 7, affordable and clean energy in नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट?
अब देखिए, मैंने आपको जब डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ाई है एसडीजी वाली सारी, तो मैंने आपको बताया है याद करने का तरीका क्या रखेंगे। यहाँ पे हम सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहे हैं। आप देखें, हमारा जो रीवा का सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट इतना बड़ा, उसके अलावा अभी हम ओंकारेश्वर में कर ही रहे हैं, ठीक है, ओंकारेश्वर में हम कर ही रहे हैं फ्लोटिंग प्लांट। उसके अलावा जो 4 मेन जगह है, एक आपका आगर मालवा हो गया, आगर मालवा, एक आपका शाजापुर, तो आपके से 4 बड़े जगह हमने सिलेक्ट किए थे, नीमच और आपका उधर मुरैना। तो बड़े जो आपके जिले हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा आपके क्या है सोलर एनर्जी मिलती है, वहां पे हम बहुत बड़े प्लांट लगा रहे हैं। तो सोलर एनर्जी के लिए और उसके लिए हमने काफी, और आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी हम सोलर सिटी बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सोलर सिटी भी बनाई। सोलर सिटी कौन सी है? सांची। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि हमारे यहाँ स्वच्छ ऊर्जा के लिए, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के लिए हम काफी काम कर रहे हैं। तो हमारा अगर होगा यहाँ पे प्रदर्शन क्या हो सकता है, तो एक एस्पिरेंट, फ्रंट रनर, परफॉर्मर या अचीवर। देखिए, अचीवर तो कोई था नहीं, फ्रंट रनर मतलब आपको जो ग्रीन वाला, अगर आपको याद होगा, एक ग्रीन वाला मैंने कलर बताया था, वो किसका था? फ्रंट रनर का। मतलब हम बिल्कुल फ्रंट में रन कर रहे हैं, है ना, सबसे आगे हम रन कर रहे हैं क्लीन एनर्जी में, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्लीन एनर्जी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम, फ्रंट रनर है इसमें, ग्रीन बिल्कुल हमारा चल रहा है अभी। तो याद रखिएगा ये फ्रंट रनर किसमें है? 7 में। 7 का मैंने बताया था साथ साथ हमें अपने डेवलपमेंट के साथ साथ क्लीन एनर्जी को भी लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ साथ क्लीन एनर्जी, मध्य प्रदेश में क्लीन एनर्जी में अच्छा काम हो रहा है, इसलिए हमारा जो दर्जा है वो किसका है? फ्रंट रनर का। फ्रंट में रह के हम रन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री इज लोकेटेड इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। रेलवे स्लीपर का कारखाना सीहोर में स्थित है। रेलवे स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इज लोकेटेड इन सीहोर। तो इसमें से आपको बताना है सत्य कथन। पहला जो है डीजल लोकोमोटिव कारखाना, ये बहुत ज्यादा पहले नहीं बना है, अभी थोड़े टाइम, कुछ साल पहले ही बना है, याद रखिएगा, भोपाल में नहीं है। वैसे भी आपको सुना नहीं लग रहा कि भोपाल में तो हमने दूसरी चीजें पढ़ी हैं, इंजन विंजन बनाने के लिए, यहाँ पे भोपाल में नहीं है। ये डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है ये भी आपके सीहोर में है, ठीक है। तो डीजल के लिए जो हम लोकोमोटिव बना रहे हैं, लोकोमोटिव जो हम डीजल के लिए लोकोमोटिव बना रहे हैं वो भी कहाँ बना रहे हैं? शहर में। उसके अलावा स्लीपर का कारखाना हमने बनाया है। स्लीपर का जो कारखाना है वो भी आपके बुधनी सीहोर में है, ठीक है। तो स्लीपर के लिए भी एक कारखाना है, स्लीपर के लिए भी एक कारखाना है, वो भी कहाँ आएगा? सीहोर में। तो ये दोनों, स्लीपर के लिए और डीजल लोकोमोटिव, दोनों आपके सीहोर मतलब शहर से हम रिलेट करते हैं, तो शहर में मिलेगा आपको। स्लीपर भी शहर में मिलेगा, उसके अलावा डीजल लोकोमोटिव भी शहर में मिलेगा। अब याद रखिएगा ये आपके किसके अवसंरचना से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने रोजगार किस फील्ड में मिल रहे हैं, इस वाले सेक्शन से ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है असत्य कथन, तो ये हो गया केवल एक, ठीक है। ये आपको भोपाल में नहीं है, ये आपके सीहोर में है, तो ये याद रखिएगा। डीजल लोकोमोटिव और आपका स्लीपर कारखाना दोनों कहाँ मिलेगा आपको? शहर में, सीहोर में। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था और रोजगार स्तंभ के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे अर्थव्यवस्था और रोजगार के अंतर्गत हमें देखना है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अंडर द पिलर ऑफ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश। सबसे पहला, बघेलखंड के 1000 किसानों को पान की खेती से जोड़ना, टू कनेक्ट 1000 फार्मर ऑफ बघेलखंड विद बीटल कल्टीवेशन, 3000 बीज ग्राम विकसित करना, टू ग्रो 3000 सीड ग्राम्स। फिर प्राथमिक कृषि ऋण समिति को सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करना, टू डेवलप प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एज अ कॉमन फैसिलिटी सेंटर। फिर प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग सॉइल हेल्थ कार्ड टू एवरी फार्मर। अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि कुछ भी गलत जैसा तो लग नहीं रहा, ये भी हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड करवा ही रहे होंगे, ठीक है। और हमने जब टारगेट बनाया है तो हर किसान के लिए ही टारगेट बनाएंगे। फिर कृषि समिति में सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में करना विकसित, ये भी हो सकता है क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कृषि में लोन देना है। उसके अलावा बीज ग्राम विकसित करना, तो अब आपको लग रहा होगा नंबर में कुछ खेला हो सकता है कि 2000 3000, लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि नंबर में पीएससी बहुत कम खेला करता है, वो करता है कॉन्सेप्ट में। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपके ये बघेलखंड है, हम क्या कर रहे हैं? पान की खेती कर रहे हैं, और पान के लिए आपका बुंदेलखंड वाला इलाका फेमस है, बुंदेलखंड,
याद रखिएगा। तो पान की खेती हम कहाँ कर रहे हैं? बुंदेलखंड में, ना कि बघेलखंड में। तो यहाँ पे जब आपको कुछ नहीं समझ में आया तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि क्या गलत हो सकता है। फैक्ट पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि फैक्ट चांसेस कम होते हैं गलत होने पे, ऐसा नहीं कि होते नहीं है, कम होते हैं दूसरी चीजों पे, लेकिन आपको ज्यादा फोकस करना है। तो बघेलखंड में क्या है, आपको बघेलखंड की जगह बुंदेलखंड में हमें पान की खेती सपोर्ट करनी है 1000 से ज्यादा किसानों को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये अंतर्गत कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन सत्य नहीं है। उसके अलावा हम बीज ग्राम विकसित कर रहे हैं, यहाँ पे सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समिति और मृदा स्वास्थ्य कार्ड सारे किसानों को दे रहे हैं। फिर निम्नलिखित में से मिशन जनगढ़ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के किस स्तंभ से संबंधित है? मिशन जनगढ़ इज रिलेटेड टू विच पिलर ऑफ सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश? मैंने जब आपको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बताया, मैं बार बार आपको सारे पिलर दिखाती थी, ये पिलर है आपके, जैसे आपका हो गया मिशन जनगढ़, इसके अलावा मिशन नगरोदय, मिशन नगरोदय, मिशन ग्रामोदय, मिशन बोधि, मिशन निरामय। तो आपको ऐसे नाम है जो सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे किससे रिलेटेड है। यहाँ पे जनगढ़ जो है याद रखिएगा, जनगढ़ रिलेटेड है आपके सुशासन से, गुड गवर्नेंस से। थोड़ा अलग है, जनगण मन ऐसा लग रहा है कि जनगण मन गाने वाले हैं, लेकिन अगर आप जनगण मन अच्छे से गाते हैं तो कैसा होगा, ये आपका गुड गवर्नेंस होगा, सुशासन प्रमोट करेंगे आप। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जनगण मन आपका रिलेटेड है गुड गवर्नेंस से, सुशासन से। ठीक है, चलिए ग्रामोदय नगरोदय ये सब आपके अवसंरचना से रिलेटेड है। ग्रामों का उदय करना है, नगरों का उदय करना है, तो क्या करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। फिर एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत देवास जिले से बांस और आलू उत्पादन को शामिल किया गया है। बैम्बू एंड पोटैटो प्रोडक्शन फ्रॉम देवास डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अच्छा, ओडीओपी में भी याद रखना है आपको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक केंद्र सरकार वाली लिस्ट है और एक आपकी राज्य सरकार वाली लिस्ट है। और राज्य सरकार में भी जब आप वहां पे जाएंगे साइट में तो बहुत सारी हैं, मतलब केंद्र सरकार ने तो एक एक प्रोडक्ट को ही लिखा है, एक जिला एक उत्पाद, तो एक ही उत्पाद रखा है। राज्य वाली ने एक उत्पाद से ज्यादा रख लिए, 2-2, 3-3, 4-4 उत्पाद रख लिए हैं एक ही जिले में। ठीक है, तो इसलिए आप जो है बेसिक देखते चलिएगा। मैंने आपको यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, लेकिन जो मेन चीजें जैसे कि आपका सतपुड़ा संतरा हो गया, यहाँ पे ये नाम भी मैंने इसीलिए लिखा है, जो मेन चीजें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। जैसे देवास में अच्छी प्रजाति की इमारती लकड़ी डेबू कटंग बांस का रोपण किया जाता है। द बेस्ट टिम्बर स्पीसीज डेबू कटंग बैम्बू इज प्लांटेड इन देवास। तो जो आपके मेन है, खरगोन की होगी आपकी बेड़िया मंडी, तो ऐसी चीजें आपको अभी भोपाल में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जरदोजी का जो आपका काम होता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे होती है बांस की प्रजाति जो काफी अच्छी इमारती लकड़ी है। बांस में भी इसका नाम याद रखना है, जैसे हमें चिन्नौर चावल का चिन्नौर नाम याद रखना पड़ता है। शरबती गेहूं में नाम शरबती है वो याद रखना पड़ता है। सेम ऐसे ही बांस की एक आपकी प्रजाति है डेबू कटंग। अब इसका आप कर सकते हैं डेबू का डब्बू। एक डब्बू नाम का बांस है जो कि देवास में होता है। देवास मतलब यहाँ पे देवास का हम बनाते हैं देवों का वास, देवास, यहाँ पे देवों का वास रहता है देवास में। तो देवों के वास में हमारे पास क्या है, बहुत सारी बांस है। तो डब्बू क्या है, बांस लगाता है कहाँ पे, देवास में। देवास में डब्बू बांस लगाता है, ये याद रखिएगा। नाम आपको याद रखने हैं, जो भी स्पेशल नाम है बांस का स्पेशल नाम है आपका, जैसे आपका हो गया डेबू कटंग। इसके अलावा जैसे आप देखिए संतरा, तो ये आपको नाम क्या मिलेगा, सतपुड़ा संतरा। कहाँ का ये फेमस है, ये है आपके पांढुरना का। ठीक है, ये सतपुड़ा संतरा पांढुरना का हो गया। एक आपको नाम मिलेगा जंबो सीताफल। कहाँ का है ये आपके सिवनी जिले का है। ठीक है, तो सिवानी को जंबो सीताफल पसंद है, पांढुरना को सतपुड़ा के संतरे पसंद है। तो ये जो नाम है ये जरूर याद रखिएगा। सेम ऐसे ही देवास का आपका डब्बू बांस हो गया, तो डब्बू बांस लगाता है देवास में, ये याद रखिएगा। पहला जो है ये बांस और आलू है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। असत्य कथन इसमें आपका इनमें से कोई नहीं, दोनों आपके सत्य है। तो देवास में हमारा डब्बू जो है वो बांस लगाता है, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, इमरती लकड़ी है। उसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि आपका बुरहानपुर का हो गया केला, तो बुरहानपुर में केले में उसको अवार्ड मिल चुका है, इसलिए याद रखना है। खरगोन का आपको बेड़िया मंडी जो मिर्च की मंडी है वो आपको याद ही रहेगी, सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट। तो ऐसी चीजें जो हैं जो अलग से हैं, जो मध्य प्रदेश को ज्यादा अच्छा दिखाती हैं, अलग करती हैं और राज्यों से, वो तो जरूरी याद रखना है। ठीक है,
फिर मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद महेश्वरी साड़ी था। द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश टू रिसीव जीआई टैग वाज महेश्वरी साड़ी। फिर 2005 में जीआई टैग इसे दिया गया था। इट वाज गिवन जीआई टैग इन द ईयर 2005। बताना है सत्य कथन। तो आपको हर एक जीआई टैग का, क्योंकि ये किस में आएगा, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले में आएगा, तो हर एक जो उत्पाद है उसका नहीं याद रखना है कि कब उसको मिला, ईयर, लेकिन पहला किसको मिला ये तो जरूर याद होना चाहिए। तो पहला आपके महेश्वरी साड़ी को नहीं मिला है, ये आपकी चंदेरी साड़ी को मिला है। चंदेरी साड़ी कहाँ की है? चंदेरी, अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर। तो ये चंदेरी साड़ी को सबसे पहले मिला है 2005 में। तो चंदेरी साड़ी पहन के फिर हम क्या करते हैं, किसी को भी पंच भी मार सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने छेड़छाड़ करी तो हम पंच भी मार सकते हैं। चंदेरी साड़ी याद रखिएगा। असत्य कथन हो गया आपका केवल एक, ठीक है। तो चंदेरी साड़ी कब हो गई थी जीआई टैग में शामिल? सबसे पहले हुई थी 2005 में। 2005 का हम क्या बनाते हैं? पंच। एक पंच घुमा के मारा हमने। तो अशोक ने चंदेरी साड़ी ले रहा था, किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो पंच मार दिया। कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर विदेशी वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत भारत में किस देश की बैंक की सर्वाधिक शाखाएं उपस्थित है? अच्छा, आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप शायद अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको सारे फैक्ट ही याद हों। तो आपको पसंद आ रहे हैं मेरे लेक्चर्स तो शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका विदेशी वाणिज्यिक बैंक। ये आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। विच कंट्रीज बैंक हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट इन इंडिया अंडर फॉरेन कमर्शियल बैंक? तो यहाँ पे हम फॉरेन कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके विदेशी वाणिज्यिक बैंक है उसमें सबसे जो टॉप में है वो सबसे ज्यादा किसकी शाखाएं हो सकती है इंडिया में? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान। तो आपको याद रखने वाली बात यह है, मान लीजिए आपको नहीं पता यहाँ पे, तो याद कैसे कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ब्रिटेन जो है हमें गुलाम बना रखा था, तो उस टाइम पे तो उसी की चल रही थी। वो जितने चाहे 1947 तक उतने चाहे बैंक एस्टैब्लिश कर सकता था, वहां के लोग उतने सारे बैंक एस्टैब्लिश कर सकते थे। तो सीधी बात है, अगर किसी की सबसे ज्यादा ब्रांच होंगी तो किसकी होंगी? आपके ब्रिटेन की, ठीक है। तो यहाँ पे है इसका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये नाम वगैरह नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें किस फॉरेन आपके विदेशी बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं तो ब्रिटेन की हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका ब्रिटेन जो है सबसे लंबे टाइम तक रहा, आराम से गुलाम बना रखा था, तो कुछ भी कर सकता था। तो उसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बैंक्स जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश कर दिए 1947 के पहले, जाने से पहले, ठीक है। तो इसलिए उसकी शाखाएं भारत में सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका अमेरिका का नंबर आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 100 से भी ज्यादा है। इंद्रधनुष योजना सरकार द्वारा 2015 में लाई गई थी। इंद्रधनुष स्कीम वाज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट इन 2015। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारना था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो याद रखिएगा ये दोनों कथन आपके सही हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक की स्थिति सुधारने के लिए 2015 में आया था आपका इंद्रधनुष प्लान। इसमें इंद्रधनुष मतलब उसमें 7 सूत्र ऐसे दिए गए थे, 7 सूत्रीय आपका क्या था, इसलिए इंद्रधनुष नाम था। 7 सूत्रीय आपका क्या था, ये प्लान था, जिसमें अलग अलग चीजें थी। जैसे कि आपका हो गया अपॉइंटमेंट, कि हमें अपॉइंटमेंट में कैसे ध्यान देना है, कैसे सुधारना है, एम्पावरमेंट एम्पावर कैसे करना है, एम्पावरमेंट की बात की गई थी। उसके अलावा आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात की गई थी। उसके अलावा अलग अलग जो उसमें आपके बजट वगैरह हैं उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, बहुत सारी चीजों की बात की गई थी। 7 सूत्रीय जो आपके इंद्रधनुष योजना थी, ठीक है। कब आई थी? 2015 में। 15 का हम क्या बनाते हैं? 15 का हम बनाते हैं बंदरा, ठीक है। तो हमने एक बंदरा जो था वो अलॉट किया था कि वो क्या करेगा, जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, सार्वजनिक बैंक है, उनको अच्छा करने के लिए, उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कुछ बताएगा। तो हम एक किसके पास गए थे? एक बंदर के पास गए थे। तो सार्वजनिक स्थिति, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक की बहुत खराब हो रही है, एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम एक बंदर के पास गए जो कि भविष्यवाणी करता था। तो इस बंदर को हमने क्या किया था, भविष्यवाणी के लिए गए थे, उसने दिया था 7 सूत्रीय इंद्रधनुष योजना, ठीक है। सत्य कथन बताना है तो आपके 1 और 2 दोनों सही हैं। आपको ईयर रिलेट करने के लिए कोई ना कोई इमेज चाहिए बैकग्राउंड में, तब आप बहुत आसानी से रिलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी योजनाएं पढ़नी है। 10 क्वेश्चन बनने हैं आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन से, और उसमें से आप देखिएगा 1 से 2 जो है आपकी किसी न किसी योजना से रहेंगे। कुछ मध्य प्रदेश की पर्टिकुलर योजना रहेगी, कुछ आपके भारत की योजना रहेगी।
तो योजनाओं का जो ईयर है वो जरूरी है कि आप 2-3 साल के पेपर देखेंगे, मतलब आप 10-15 साल के भी पेपर देखेंगे, उसमें हर साल कुछ ना कुछ अगर आता है तो योजना से रिलेटेड जरूर आ जाता है। मिड डे मील योजना कब आई, आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ईयर सीधे सीधे पूछा हुआ है, तो पूछा जाता है, इसलिए ईयर भी याद रखना है। इंद्रधनुष 7 सूत्रीय कब आई थी, हमने बंदर के पास गए थे, तो मतलब 2015 में आई थी। किस लिए आई थी? सरकारी बैंकों के लिए, जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आई थी। ठीक है, ये आपका दोनों सही हो। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।